सर, मैं बातचीत शुरू करूं उसके पहले मेरी एक उत्सुकता है जिसको लेकर मैं हमेशा सुनता रहा हूं आपके पूज्य पिताजी के बारे में। पहले मेरा वो सवाल, मैं आपसे भी माफ़ी चाहूँगा, मैं उसी सवाल से शुरू कर रहा हूं। मैंने वीरेंद्र सकलेचा जी के बारे में सुना है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कक्ष में कुर्सियां या तो होती नहीं थी सामने वाले के लिए, या एक आध कुर्सी रखी रहती थी। इज इट ट्रू सर? सीमित लोगों से बहुत कम शब्दों में बात करना उनकी आदत थी, और सुनते ज़्यादा थे, बोलते जैसे जिस हिसाब से आप लाख रुपया रोज खर्च करने को मिले कैसे खर्च करोगे वैसे वो शब्दों का चयन करते थे बस, क्योंकि शब्द उनके बहुत कम होते थे। जितने भी लोग आते थे अपनी बात रखते थे, सुन लेते थे, बोलते ठीक है जाइए, बस इतना ही कहते ठीक है। अगला समझ जाता था, नाराज होके भी जाता था, लेकिन जब तक वो अपने घर पहुंचता था उसके पहले काम हो जाता था। इससे कई उदाहरण मैंने सुने हैं, लोगों के मुंह से सुने, और अच्छा लगता है क्योंकि जब इतने संसाधन नहीं थे तब इतना एग्जीक्यूशन, इतना कंट्रोल, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी, जुडिशली, जनप्रतिनिधि और पत्रकार, ये चार की एक कड़ी होती थी। किसी जमाने में कहा जाता था ये चारों कभी भी एकत्रित नहीं होने चाहिए। जिस दिन ये इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन पूरी व्यवस्था गड़बड़ाना शुरू होगी, और वास्तव में वो दिन हम कई बार कुछ विषयों में देखते आज, जो पहले कभी नहीं था। एक भाव के साथ पुराने नेता आए थे, एक विजन, एक चुनौती के साथ आए थे। तो जब तक उनकी चुनौती पूरी नहीं होती उन्हें चैन नहीं पड़ता था। कोई भी नेता उस जमाने में आप देखिए, डेडिकेशन जरूरत से ज्यादा था। तो मतलब कुर्सियां तो होती होंगी लेकिन बैठने का वक्त बहुत कम होता होगा, ये हम समझ सकते हैं। क्योंकि आपकी पार्टी के एक नेता ने मुझे कहा, बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा कि वो अमिताभ बच्चन थे अपने समय के, जैसे जंजीर में अमिताभ बच्चन शेर खान से कहता है कि जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए बैठो मत। तो बोले वीरेंद्र सकलेचा जी का मामला कुछ ऐसा ही था कि उनकी आंखें बता देती थी कि जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए बैठो मत, खड़े रहो। खैर, ये अब राजनीति का वो दौर भी नहीं है, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये एक बहुत कठिन समय है, न सिर्फ आपके हमारे लिए बल्कि हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए भी, क्योंकि मतदाता इस समय आसमानी सुल्तानी अपेक्षाओं से भरा हुआ है, और ये अपेक्षाएं जनप्रतिनिधियों ने भी दी हैं और सिस्टम ने भी दी हैं और अपोजिशन ने भी दी है। रूलिंग पार्टी, अपोजिशन, सिस्टम और मतदाता। अब कई बार तो एक आप ही की पार्टी के नेता मुझसे कहते हैं कि हमसे भी, राजनेताओं से भी अधिक चतुर अब मतदाता हो गया। कोई हर्ज नहीं है, लोकतंत्र मजबूत होगा इससे, लेकिन राजनेताओं की चुनौती बढ़ी है। सर, सबसे पहले जो मैंने पूछा देवास की विधायक गायत्री जी से, आपसे भी मैं वही सवाल शुरू करता हूं। एक फॉर्मल सा सवाल है, लेकिन बीजेपी की ये सरकार चुनौतियों से जूझते हुए आगे बढ़ी। पहले जनादेश नहीं मिला, फिर फूट हुई कांग्रेस में, जिसको कांग्रेस कहती है कि आपने हमारी सरकार चुरा ली, आपने प्रलोभन, ये भी आरोप है उसका। फिर वहाँ से बीजेपी की सरकार बनती है, 14 महीने कांग्रेस, फिर 3.5 साल बीजेपी। कोविड के 2 चुनौतीपूर्ण वर्ष रहते हैं इसमें शामिल, फाइनेंशियल क्रंच होता है, तमाम चीज़ें हैं। फिर भी अगर आप दावा करते ही हैं, जैसा गायत्री जी ने कहा कि हम फिर लौटेंगे, आप ये दावा करते हैं, तो उसके कुछ मुझे बिंदु बताइए, मजबूत बिंदु। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा डिजास्टर आया, उसको कितने सहजता से निपटा, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ को रुकने नहीं दिया, जीवन को रुकने नहीं दिया,
जीवन की गति और तेजी से बढ़ने दी। वो एक स्किल सेट था जिस स्किल सेट के कारण निकला, वरना ये वही भारत था कोरोना के पहले जहाँ एक वैक्सीनेशन की बात तो बहुत दूर की बात है, एक दवाई का फार्मूला सेट करने में 3 से 5 साल लगते थे। 6 महीने में पूरी दुनिया का रिकॉर्ड टूट गया कि एक वैक्सीनेशन बना। उससे बड़ा रिकॉर्ड 6 महीने में 125 करोड़ लोगों को लगाना, और उससे बड़ा चैलेंज कि उसमें नुकसान नहीं होने दिया, फ्री लगाने के बाद भी एक्सपोर्ट करके उतना ही प्रॉफिट कमाकर हमारा फाइनेंस का मैनेजमेंट करना। बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि सामाजिक, राजनीतिक और ज़रूरत तीनों का मिश्रण करके कैसी व्यवस्था हुई। दूसरा उसका बड़ा चैलेंज कि उससे निकलने के बाद जो पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, हमने उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हुए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जो आपके इमेजिनेशन से बड़ा है। कुल वर्किंग टाइम मिला 2 साल, और 5 साल से ज़्यादा का काम 2 साल में करना। आज मैं टोटल आंकड़े लूँ, अगर शुरुआत करूँ मैं, लाडली लक्ष्मी से शिवराज जी की शुरुआत हुई, लाडली बहना तक आ गए। बीच में चाहे राशन की बात आए, चाहे सीखो कमाओ योजना हो, चाहे अलग अलग वर्जन है। देखिए कितनी बड़ी सोच है का अंतर है। एक तरफ बेरोजगारी भत्ते की बात करी और वो भी नहीं दिया, और दूसरी तरफ बेरोजगार क्यों हुए उसका आकलन करके उस बेरोजगारी के रीजन को समझते हुए सीखो और कमाओ योजना लाना, इट इज़ नॉट कोई सामान्य बात नहीं है। मैं आज एक सुबह ही एक टीवी चैनल वाले मेरे साथ बैठे थे, वो बात कर रहे थे कि सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। मैंने कहा किसने दी, क्यों आई? जरा सोचिए कि सब स्टैंडर्ड एजुकेशन, ट्रेड की जरूरत के बराबर का शिक्षा पद्धति ना होना सबसे बड़ा बेरोजगारी का कारण है। अपेक्षाएं हो गई, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले थे, आप 80 से मात्र 3 साल छोड़ दे, 20 साल कांग्रेस ने राज किया 2003 तक। 20 साल में कितने सब स्टैंडर्ड कॉलेज खुले और उनसे निकले हुए कितने बेरोजगार रहे, और आज क्या अंतर आया। मैं सीधा एक ही उदाहरण बताऊंगा सिर्फ, उससे आपका पूरी थ्योरी। टीसीएस, इन्फोसिस से बढ़िया आईटी सेक्टर की कोई कंपनियां नहीं। उनने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करा, सरकार ने, मैं मंत्री बना, उसके 6 महीने बाद मुझे पता चला कि उनको नोटिस सर्व हो गया कि जगह खाली करो, आपने जो कमिटमेंट किया वो पूरा नहीं किया, इतने लोगों को रोजगार नहीं दिया। अपॉर्चुनिटी आई, मुझे अक्रॉस द टेबल बैठना पड़ा। मैं बैठा, चर्चा शुरू हुई। आधे घंटे में मेरे समझ में आ गया कि उनकी एक लाइन साफ थी कि मुझे मेरी जरूरत का नौजवान नहीं मिल रहा है। मैंने कहा आप ही की कंपनियों में दूसरे राज्यों में मिल गए, आप ही की कंपनियों में मध्य प्रदेश के बच्चे दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई सामाजिक जरूरतें ऐसी होती है कि एक बार बच्चा परिवार छोड़कर दूसरे राज्य में सेटल हो गया, फिर वो पारिवारिक रीजन के कारण, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण वापस आने में हेजिटेट कर रहा है। वो 15 साल पहले नहीं आएगा जब तक उसके बच्चे कॉलेज के लेवल तक नहीं आते। ये हमारी सामाजिक समस्याएं हैं 80% परिवारों के साथ। तो और नया जो बच्चा तुरंत निकल रहा है वो एम्प्लॉयबल नहीं है। तो मुझे तुरंत 12 यूनिवर्सिटी के वीसी के साथ और मालिकों के साथ बिठाया। 6 महीने में इन्होंने अपनी फैकल्टी भेजी, 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करी। 6 महीने 10,000 बच्चों को इन दोनों कंपनियों ने नौकरी पे रख लिया और उनका टारगेट पूरा हो गया। मध्य प्रदेश के 10,000? मध्य प्रदेश के नहीं, इंदौर और आसपास के
10,000 बच्चों को सिर्फ पाठ्यक्रम में कुछ चेंज किया आपने? सिर्फ 2 कंपनियों ने एम्प्लॉय किया, सिर्फ 2 कंपनियों ने। इसको समझिएगा साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि आपने पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन किए। कंपनी का कहना है अभी आपकी पढ़ाई हमारी जरूरत के हिसाब की नहीं है, आप वैसी करिए, तो हम नौकरी देने तैयार हैं। नहीं, उसका कारण है, उसका पूरा आज आप बोल दिए एजुकेशन डिपार्टमेंट पहले कितने साल में कोर्स बदलता था, कितने क्या एलिगेशन लगते थे। आप बार बार सब कोर्स बदल रहे हो किताबें बेचने के लिए। आप टेक्नोलॉजी के अपडेट नहीं होंगे। 10 साल पहले एजुकेशन में इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं बदलता था, टेक्नोलॉजी 3 साल में बदल रही है, तो बच्चा सूटेबल कहाँ से निकलेगा। इनने सिर्फ अपनी ज़रूरत के 1 घंटे की पढ़ाई बढ़ाई, इनके लिए एम्प्लॉयबल हो गया। आप देखिए सीडेक जो बना, एक बच्चा, मैंने कम से कम 100 बच्चों को पिछले 10 साल में सीडेक का कोर्स कराया। जो 5,000 की नौकरी मांगने आता था, उसको मैंने स्मार्ट बच्चों को सीडेक का कोर्स कराया। 6 महीने बाद वो 50,000 से शुरू करता है और 3 साल में वो 2 लाख क्रॉस करता है महीने का। तो अंतर है कि आपको कौन सी शिक्षा की जरूरत है और कौन सा यूनिवर्सिटी ग्रांट, जो भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस तय हुआ उसमें क्या अंतर है और आज की क्या जरूरत है। 10 साल में अगर सिलेबस बनेगा तो ये प्रॉब्लम आएगी सर इसमें। लेकिन ये भी जरूरी है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में भी तो थर्मामीटर लगाना पड़ेगा। आप क्या दे रहे हो? तो ये तो मैंने कहा है जी। मैं तो विधानसभा के में अपनी सरकार थी तब भी मैंने कहा कि सब स्टैंडर्ड एजुकेशन इज क्रिएटिंग लाइक ए व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयबल है। उसे थोड़ी पता था जब उसने वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया कि उसकी क्या रेटिंग है, उसकी क्या एम्प्लॉयबिलिटी है। मैं तो हमेशा कहते आया हूँ कि हर यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉयमेंट का इंडेक्स बहुत क्लियरली डिस्प्ले होना चाहिए। जिस दिन वो डिस्प्ले होगा उस दिन बच्चा तय करेगा। क्योंकि मैं तो अपना उदाहरण देता हूँ ना, मेरे गांव से 100 बच्चे अलग अलग जगह इंजीनियरिंग पढ़ने गए। बच्चे का एडमिशन हुआ, माँ बाप खुश हो गए कि बस 2-4 साल की बात है, हमारा बेटा अफसर बन जाएगा। जमीनें गिरवी रखी, मकान गिरवी रखे, बच्चे को पढ़ाया और बाद में 5,000 की नौकरी नहीं मिली, क्योंकि पहले फेज में वही हालत होती थी। तो वो, और हमने टोका तो वो समझे आपको हमारे बच्चे की मदद नहीं करनी, सीधा मना करिए। आप ये बहाना क्यों बना रहे हो कि इस इंजीनियरिंग कॉलेज में ये कमजोर है, ये कमजोर है, इतने बच्चे जा रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। तो उस समय वो रेटिंग, उसकी एनालिसिस नहीं थी। जो आज हम यूनिवर्सिटीज़ में नई एजुकेशन पॉलिसी में तय कर दिया कि आप एडिशनल कुछ भी दें। और ये बयान मेरा मध्य प्रदेश की विधानसभा में मेरा ख्याल है 2007 में आया होगा, 6 या 7 में, कि हमें मिनिमम एजुकेशन के लिए बाइंडिंग है, ना कि मैक्सिमम। यू मस्ट अंडरस्टैंड। लेकिन आपकी ये जो समझदारी से भरी बातें हैं, ये वोट नहीं देती हैं, ऐसा भी एक बड़ा परसेप्शन है। देखिए, मोदी जी ने जितने काम किए जो बहुत सराहनीय माने जाते हैं, वो मीडिया फ्रेटर्निटी भी मानती है, ऑब्जर्वर्स भी मानते हैं कि आपने 2 अरब से ज़्यादा आपने इम्यूनाइजेशन के लिए कोरोना के टाइम वैक्सीनेशन किया। आज विदेश नीति काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन चर्चा होती है इमोटिव इश्यूज की। 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, ये मुद्दे सबसे ज़्यादा चर्चा में आ जाते हैं। तो क्या आपको लगता है नैरेटिव यानी कहने का तरीका बदलना चाहिए? आप जोर जोर से जोशीले भाषण देते हैं, वो जनता सुन के ताली बजाती है। जब आप कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी है, एजुकेशन इंडेक्स बेहतर करना है, तो लोग उबासी लेने लगते हैं। पता नहीं कौन सी ज्ञान की बातें कर रहे हैं भाई साहब। देखिए, देयर इज अ टाइम फॉर एनीथिंग टू बी मैच्योर, बट आप अभी वुमेन स्ट्रेंथनिंग की, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। आप क्या मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण नहीं होना चाहिए? उनकी लाइफ की गारंटी नहीं होना चाहिए? उनकी सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए? वाई?
आपको ध्यान हो या नहीं ध्यान है, यूपी में कल्याण सिंह जी ने अपने पहले कार्यकाल में ये तय किया था, जो लॉ ऑफ लैंड नहीं मानेगा उसको कोई सरकार का बेनिफिट नहीं दिया जाए। लेकिन वो एक्ट पूरा पास होने के पहले सरकार बदल गई, वो पड़ा रह गया। क्योंकि आप एक देश में दो पॉलिसी कैसे बना सकते हो अलग अलग समाज की? दैट शुड बी रिमूव्ड। यू शुड हैव वन स्टैंडर्ड पॉलिसी सभी के लिए। क्यों अलग? ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या अंतर है? बताइए, जस्टिफाई करिए। ऐसी क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? आज के जमाने में हमें तो एक वाइफ को संभालने में पसीना आ जाता है। चार चार को कैसे झेलते होंगे वो लोग? ये कला सिखाना सबको जरूरत की बात है क्या? सोचिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर। क्या किया? पत्थर फेंकने बंद क्यों हो गए JNK में? क्या जरूरत थी रीजनल पार्टियों की? क्या किया रीजनल पार्टियों ने देश के साथ? क्यों सभी रीजनल पार्टियों को इंटरनेशनल फंडिंग का बहुत बड़ा सोर्स था? कौन से देश ऐसा चाहते थे कि भारत कभी भी पूर्णतः सक्षम ना हो? और अब कौन सी ऐसी शक्ति आ गई 9 साल में कि भारत दुनिया की तीसरी शक्ति बन गया और बहुत जल्दी सुपर पावर बनने वाला है? कौन रोक सकता है? आप बताइए। आपने तो देश का प्रधानमंत्री बनाया था ना मोदी जी को, दुनिया का तो आपने नहीं बनाया ना। वो तो उनकी अपनी स्किल सेट थी ना। वही हमारा प्रधानमंत्री इंतजार करता था, एक डिप्टी सेक्रेटरी रिसीव करने आता था। आज वो खड़े रहते हैं, आज वो बोलते हैं हम मोदी जी जैसा काम करेंगे, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो। व्हाई? व्हाट इज द चेंज? वही भारत, वही भारतीय, वही ब्यूरोक्रेसी, वही व्यापारी, अंतर क्या आया? इसीलिए मध्य प्रदेश में आपका डबल इंजन का नारा है। अब राज्यों में केंद्र के भी काम, राज्य के भी काम। और आप मानते हैं कि यह नारा बहुत तेजी से मध्य प्रदेश में बीजेपी को बेनिफिट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा? डबल इंजन जब है तो बोलने में क्या झिझक है? अगर आपकी अलाइनमेंट ठीक है तो आपका एफिशिएंसी बेहतर होगी, आपका टाइम बचेगा, आपकी एवरी मिनट। मैं तो अपनी लाइफ का एक एक मिनट का हिसाब करता हूँ। आपको याद होगा, अपनी उस समय पे भी बात हुई थी, मैं अपने जीवन के हर मिनट का उपयोग करना जानता हूँ। कोई भले सोचे, लेकिन मैं मानता हूँ कि जीवन बहुत छोटा है, बहुत कम समय मिला है जीवन का, और उस जीवन में हमें वो सब करना है जिसके लिए हमें ये जन्म मिला है। तो समय कम है, इसलिए एफिशिएंसी तो बढ़ानी पड़ेगी। और एफिशिएंसी के साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आपका आउटपुट आएगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आउटपुट कहाँ से आएगा? आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। और अब तो वो यहाँ नहीं है। टाटा लेदर एक्सपोर्ट जो था यहाँ, मैं एक अखबार में था और यहाँ की कुछ बच्चियाँ चाइना में एक लीडिंग जो एक्सपोर्ट कंपनी वर्ल्ड की थी लेदर की, देवास की उन बच्चियों को जो स्लम एरिया की थी और टाटा एक्सपोर्ट लेदर में काम करती थी, उनको वहाँ भेजा गया। मैं उनसे पूछ रहा था खबर निकालने के लिए, उन बच्चियों से, भोपाल से आया था तो मुझे लग रहा था कोई महत्वपूर्ण खबर मिले। मैंने उन बच्चियों से पूछा कि वहाँ आपने क्या सीखा? तो उन्होंने कहा चाइनीज सीखी, नी हाउ, आप कैसे हैं, कैसा है। एक बहुत बोल रही थी लड़की, तो हम जर्नलिस्ट समझ जाते हैं, मैंने कहा ये जरूर कुछ बताएगी। मैंने उससे पूछा बेटा आपने क्या फील किया, डिफरेंट क्या था, अलग क्या था? उसने कहा हम जब अपनी काउंटर पार्ट चाइनीज लड़कियों के टॉयलेट में गए तो एक अलग चीज मुझे दिखी। अब मेरे कान खड़े हुए। मैंने कहा अब खबर मिलने वाली है। मैंने कहा हाँ हाँ, क्या क्या हुआ वहां, कुछ अलग था, कुछ तुमने अलग देखा? उसने कहा हाँ सर, वहां पे मिरर नहीं था, कांच नहीं था। मैंने कांच नहीं था? हाँ।
तो बोली मैं लौट के आई तो दुभाषिया जो था उसकी मदद से हमने उनसे पूछा कि हमारे इंडिया में तो होते हैं बड़े मिरर होते हैं, हम अपना चेहरा देखते हैं, अपना ड्रेसअप ठीक करते हैं, आपके यहाँ टाइम नहीं होते? तो उस लड़की ने दुभाषिया की मदद से कहा टाइम खराब होता है, इसलिए हमारे यहाँ मिरर नहीं होते। टाइम की बात पे मुझे याद आया, हम चीन को पीछे छोड़ने का ख्वाब रखते हैं, हमें डिसिप्लिन्ड होना होगा। ये बात तो बिल्कुल आपने ठीक कही, मान ली, माफ कीजिएगा मैं ही ज्ञान दे गया आपको, क्षमा चाहूंगा, कई बार भूल जाते हैं हम लोग। सर एमएसएमई की तरफ आता हूं मैं। एमएसएमई देवास, गुड़गांव, गुरुग्राम, तमाम संभावनाएं, और आप जिस तरह के राजनेता हैं मैं समझता हूं कि आप उस विजन को बहुत अच्छे से समझते हैं कि विकास जुमलों से और नारों से नहीं होगा। आपको एक अनुशासित वर्क फोर्स खड़ा करना होगा, अपने एजुकेशन पैटर्न को, जैसे आपने कहा कितनी क्रांतिकारी बात कही, मिनिमम एजुकेशन भी मैक्सिमम एजुकेशन की तुलना में ज़्यादा बेनिफिशियरी हो सकती है अगर आप फोकस्ड होकर चले। इसका एक लिंकेज, एक बॉन्डिंग बनानी हो। किस तरह एमएसएमई, इसमें युवा शक्ति को जोड़ना, सीखो कमाओ योजना भी मध्य प्रदेश सरकार लेकर आई है, अच्छा इनिशिएटिव है। स्टार्टअप में अब हम दुनिया में चौथे नंबर पे हैं, ये भी अच्छी बात है। देखिए, एमएसएमई मंत्रालय जब मिला तो कई लोगों ने बहुत कमेंट दिए कि दोनों बेकार विभाग है, एमएसएमई भी और साइंस टेक्नोलॉजी, तो सरकारी आईटी के काम के आगे की कुछ सोच ही नहीं थी इस डिपार्टमेंट की। तो मैंने महीना 2 महीना देखा, समझा। चूंकि मैंने 18 वर्ष की उम्र में अपनी इंडस्ट्री लगा के, मैं नोएडा का पहला इंडस्ट्रियलिस्ट था, मैंने 30-28 साल इंडस्ट्री चलाई है खुद, और दुनिया का कोई ऐसा मोटा मोटी बड़ा देश नहीं छोड़ा जिसकी टेक्नोलॉजी और जिस विषय को मैं समझने का प्रयास नहीं किया। मेरे दिमाग में 4 बातें आई। पहले आदमी सोचता था 10 साल से 20 साल का विजन लेके इंडस्ट्री के लिए, आज सोचता है वो 3 साल में मेरी कैपिटल पूरी रिकवर करके मैं उसको कैसे नए सिस्टम पे आऊं। आज वो सोचता है कि मैं आज जो आइडिया आया, मुझे तो 3 महीने में काम शुरू करना है। आज वो ये नहीं सोचता कि मैं आज प्लॉट ले लूं। पुराने, अभी कई परिवार, आप ट्रेडिशनल परिवारों में जाओगे तो वो बच्चे के पैदा होते ही उसके लिए प्लॉट एक बुक कर देते हैं कि बड़ा होगा तो उसके लिए इंडस्ट्री लगाएंगे, वो ये करेगा। आज वो नहीं सोचता आदमी, बोलता ब्लॉकेज ऑफ कैपिटल इज ए मच बिगर लॉस देन द अपॉर्चुनिटी इन रोटेटिंग द कैपिटल। आज वो सोचता है कि अगर मुझे कोई इंडस्ट्री डालनी है तो मुझे कोई 5-7 सिमिलर टाइप के ट्रेड के लोग को लेके एक दूसरे के पूरक साथ काम करेंगे तो स्ट्रेंथ होगी। अकेले इंडस्ट्री नहीं चलती है। पहले हम डिपेंडेंट थे कि लार्ज इंडस्ट्री आएगी, उसके इकोसिस्टम में एंसिलरी इंडस्ट्री आएगी और एंसिलरी इंडस्ट्री का सर्वाइवल उनके यहाँ हाथ जोड़ के खड़े रहने से होगा। अब बिल्कुल उल्टा हो गया कि अगर एमएसएमई स्ट्रांग है और छोटी इंडस्ट्री मजबूती से एक दूसरे की पूरक बनते हुए आती है तो बड़ी इंडस्ट्री को मजबूरन वहाँ आना पड़ता है, क्योंकि उनका इनपुट वहाँ से आता है। तो हमने पहली बार मध्य प्रदेश में क्लस्टर पॉलिसी बनाई। क्लस्टर पॉलिसी में हमने तय कर दिया कि 5 एकड़ से बड़ा टुकड़ा कहीं पे भी हुआ, 5 एंटरप्रेन्योर इकट्ठे आए, हम क्लस्टर अलॉट कर देंगे। ये बात अलग है कि नियम बनाना, नया प्रोसेस शुरू करना, उसकी रेक्टिफिकेशन, आने वाली टीथिंग ट्रबल को ओवरकम करना और फिर स्टेबल करना। लेकिन इसके कारण हुआ ये कि मैं 2-3-4 ट्रेड पे बहुत फोकस किया। प्रधानमंत्री जी का छूटते ही 2 मैसेज था 1 साल में ही, वाई आर वी इम्पोर्टिंग टॉयज, क्या टेक्नोलॉजी है और क्या ज़रूरत है। वाई आर वी इम्पोर्टिंग फर्नीचर, क्यों इंडिया से सस्ता चाइना में फर्नीचर है। तो जब हम गहराई में गए तो पता चला इंडिया में कभी भी सरकारी सिस्टम ने कॉस्ट इकोनॉमिक्स
इकोसिस्टम और पूरक इंडस्ट्री को साथ लगाने का प्रयास नहीं किया। मैंने शुरू किया तो मैंने चेक करना शुरू किया, पता चला सबसे पहले लकड़ी जब आती है तो जंगल में उसको चौकोर बनाने का काम, क्योंकि नई सामिल की शहरों में परमिशन नहीं दी जाती है, तो वो 30% लकड़ी वहीं वेस्ट करके जंगल में छोड़ देता है, या तो वो आदिवासी लोग पहले जलाने के लिए ले जाते थे या सड़ जाती थी। लेकिन 30% की जगह 25% कास्ट बढ़ गई लकड़ी की। किसने एनालाइज किया? हमने तय कर दिया कि अब हमने बात करी फॉरेस्ट मिनिस्टर ने, उनने बोला कि नए क्लस्टर बनाओ, हम वहीं पे फॉरेस्ट का डिपो खोल के वहीं कर देंगे, जो लकड़ी वेस्ट निकलेगी तुरंत प्लाई या बोर्ड बनाने के काम आ जाएगी। तो दूसरे का रॉ मटेरियल फ्री में जनरेट हो गया, इधर इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई। फिर हमने देखना शुरू किया फर्नीचर बनाने के लिए उसे अगर केस्टन लेने जाना है तो उसे बम्बई या दिल्ली जाना पड़ता है, उसे प्रेशर डाई कास्टिंग या एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग तो वो लुधियाना या जालंधर जाता है सस्ते के चक्कर में। उसे अगर कपड़ा देखना है रीजनेबल तो उसे पानीपत या उस साइड जाना पड़ता है। अगर मालिक खुद जाता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, अगर वो मैनेजर को भेजता है तो उसके 3 दिन का इंटरटेनमेंट का और उसके परिवार का खर्चा भी निकालेगा वो उसी में से। तो ये जो कास्ट एस्केलेशन के रीजंस, फिर इन्वेंट्री लेवल 15 से 25 दिन का मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, वेयर हाउसिंग की एक्स्ट्रा कैपेसिटी। आई हैड सीन ए फैक्ट्री, मेरे जीवन में मैंने सबसे फास्ट कन्वर्टिंग अगर फैक्ट्री कोई देखी तो हीरो होंडा की फैक्ट्री देखी। अच्छा, कितने पार्ट एक मोटरसाइकिल में लगते हैं, and their inventory level is 7 hours। अच्छा, जो प्रोडक्ट अगर 7 घंटे में कन्वर्ट होके बाहर ना निकले तो उस दिन वो वहाँ के स्टोर के चीफ मैनेजर को सेक कर देते हैं। कितना बड़ा मैनेजमेंट है कि इन टाइम कंपोनेंट आना, कन्वर्ट होना, जाना, इंटरेस्ट कास्ट, स्टोरेज कास्ट, उसकी शॉर्टिंग की कास्ट, उसकी मूवमेंट की कास्ट, ये सब बचे। तो दिस इज द मैनेजमेंट विच हैज टू बी टॉट टू अवर न्यू जनरेशन विच इज मच फास्टर देन अस। वो समझते हैं तो वो कास्टिंग पे उस हिसाब से काम करके उतना एफिशिएंटली कन्वर्ट कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं। आप ही की पार्टी के एक नेता कह रहे थे कि बड़ी मुसीबत है शरद जी। मैंने कहा क्या हो गया साहब? बोले ये कांग्रेस से लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं, स्वागत करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, फिर ये कांग्रेस में चले जाते हैं, आते हैं तो भी हमें एडजस्ट करने में थोड़ा तो समय लगता है, फिर ये उधर जाके फिर हमें चुनौती देने लगते हैं। ऐसे ही एक भाई साहब आपके क्षेत्र में जो पहले तो आपके साथ आ गए बीजेपी में, फिर बीजेपी से चले गए कांग्रेस में, अब वो ये भी कह रहे हैं कि मैं सकलेचा जी को चुनौती दूंगा। जावत से स्वागत है, लोकतंत्र है। उनने पहले भी चुनौती दी, पिछले चुनाव में भी वो मेरे सामने लड़े, आगे भी लड़े, क्या दिक्कत है? आपको भारतीय परंपरा है संयुक्त परिवार की। संयुक्त परिवार में जो बहुएं लाते हैं एडजस्ट हो जाती है तो परिवार के साथ चलती है, नहीं होती तो आजकल तलाक का सिस्टम बहुत आसान है। ये वो कमेंट है जिसको मैं मालवी कमेंट बोलता हूं सर। ये मालवा का व्यक्ति यहाँ कोई स्पेस नहीं छोड़ता, वो ऐसा छक्का लगाता है कि फिर देखती रह जाती है टीम पाकिस्तान की कि ये क्या हो गया। अब कौन पाकिस्तान है ये आप जानिए जी। तो बहुत जी, आप बात पूरी कर लीजिए। 2-3 विषयों पे और मैं थोड़ा सा ध्यान सबका डालना चाह रहा हूं। हमने थोड़ा सा 2-3 मिनट टेक्नोलॉजी को भी दे दें, सबकी परमिशन हो तो 5 मिनट और बात कर लें। डिनर बताइए सर, 5 मिनट दे रहे हैं आप जी? हाँ जी। जिस तेजी से भारत टेक्नोलॉजी में बदल रहा है, उस तेजी से सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अब आने वाले समय में एआई, एनिमेशन और इन टेक्नोलॉजी में होने वाली है। अगर मैं बोलूं, मैंने कुछ अध्ययन करवाया था, कुछ बच्चों को मैंने मेरी विधानसभा से जापान भेजा था।
कुछ महीने ट्रेनिंग करने के लिए। ट्रेनिंग के बाद मैंने उनकी माइंड मैपिंग करवाई प्रोफेसर नोबल को यूरोप से बुलवा के उनकी। द रिपोर्ट व्हाट दे हैव गिवन, जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि ईच ऑफ इंडियन ब्रेन is having 3 times multi-dimensional faster brain than equivalent Japanese boys and girls. But is more important. But whenever 3 are together, they are 0. Now, how do we start working collectively? दिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारी जो आने वाला समय का चैलेंज है वो टेक्नोलॉजी का है। अब हमें फिजिकल काम के बजाय मेंटल काम ज़्यादा करना है। एआई हर घर में घुस जाएगी अगले 2 साल में। हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हर परिवार में से किसी एक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेसिक ज्ञान देना अनिवार्य है। Now, how do we gear up ourselves? In the rural belt, urban में तो थोड़ा बहुत आ गया है, but rural belt में हम कैसे जाएं? How do we think कि कृषि में जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देती है उसमें टेक्नोलॉजी कैसे लाई जाए? वहाँ पे चूँकि शिवराज जी पिछले कई वर्षों से कह रहे कि परिवार का एक सदस्य इंडस्ट्री में भी आए, खेती में आदमी कम करो। इनडायरेक्ट मैसेज ये है, खेती की आमदनी डबल करो। हम बोलते हैं 4 गुनी हो सकती है, हो रही है अब तेजी से, जमाना बदल रहा है। तो हमें टेक्नोलॉजी फ्रेंडली आने वाली पीढ़ी को कैसे बनाया जाए इन रूरल बेल्ट, क्योंकि ये अर्बन शहरों के निवासियों की भी इक्वली जिम्मेदारी है कि वो अपने रूरल बेल्ट के लोगों को कैसे अपग्रेड करें। क्योंकि ये अगर सामाजिक नहीं हुआ तो बहुत बड़ा डिसबैलेंस होने वाला है। क्योंकि एक बहुत स्पष्ट सेइंग है कि अगर पड़ोस का आदमी भूखा सो रहा है तो आप चैन से सो नहीं पाओगे, कभी भी रात को आपके घर पे हमला होना है। और पड़ोस का पेट भरा हुआ है तो रामराज आ जाएगा। नो, दिस इज ए स्टैंडर्ड प्रूवन फार्मूला। हाउ डू वी आर प्रिपेयरिंग अवरसेल्फ कि हमारा रूरल बेल्ट, क्योंकि आज सुबह ही जब क्वेश्चन आया तो एक क्वेश्चन आया था कि यूपी के वो जो ये जो मकान तोड़ना, लोगों पे हमला करके गन डाउन करना बहुत हुआ, अब एमपी भी सोच रहा है क्या? मैंने कहा एमपी उस दिशा में उसकी ज़रूरत नहीं है। एमपी का चैलेंज था ग्वालियर की भिंड मुरैना के डकैत। हमने डकैत से निपट लिए, लेकिन अब हमें जो निपटना है कि रूरल बेल्ट का अपग्रेडेशन और वहाँ का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कैसे बेहतर हो। और उसमें जो सबसे बड़ा चीज़ जो मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारा 30,000 करोड़ से 3 लाख करोड़ का बजट हुआ, उतना पैसा जब पब्लिक में गया और उसका टर्नओवर हुआ, उसने हर रूरल के आखिरी गांव के छोर तक पैसे का टर्नओवर बढ़ाया। उससे थोड़ी खुशी बढ़ी है, लेकिन वो खुशी वापस अब जिस तेजी से इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट के चैलेंज से आ रहा है, पूरी दुनिया में कन्वर्ट हो गया आफ्टर कोरोना, कि हम रूरल बेल्ट में शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और मानसिक आराम के लिए कैसे जाएं। क्योंकि ये जो अंधी दौड़ में हम हिस्सा ले गए, जिसको थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि जल्दी थक जाते हैं, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है। साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत तो इसलिए पड़ रही है कि आदमी के पास शेयर करने वाला कोई नहीं बचा। जब तक शेयर करने वाला, हम जब बच्चे थे तो हमारे परिवार में
हम किसी की दोस्ती मासी से होती थी, किसी की बुआ से होती थी, किसी की दादी से होती थी, इससे बैलेंस होता था। अब वो चीजें नहीं। अब वो चीज जो खत्म हुई, तो आईटी जिस तेजी से बढ़ रहा है, उस तेजी से उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे, उस पे एक्सरसाइज और कलेक्टिव वर्किंग सर बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट एलिमेंट। थैंक यू वेरी मच। इंपॉर्टेंट बात कही सर, आपको सुनूंगा मैं बहुत धन्यवाद करता हूं सर, बहुत आनंद आया।